वेलकम टू फिजिक्स विद लाल। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आईबी के जीएसटी सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक जो लेक्चर नंबर 3 है हमारे पास में है। इसमें हमारे पास फोर्स, मोमेंटम एंड इम्पल्स। इससे पहले हमने स्पीड, वेलोसिटी और एक्सलेशन के बारे में पढ़ा। उससे पहले हमने वेक्टर के बारे में डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर के अंदर हम फोर्स, मोमेंटम एंड इम्पल्स के बारे में फर्दर डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें फिजिक्स विद लाल, जैसे न्यू लेक्चर की आपको अपडेट मिलती रहे। तो उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट है, तो अभी हमारे पास जो है हमें डिस्कस करना है फोर्स के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि डायनामिक डायनामिक जो है इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के दो पार्ट हैं, एक हमारे पास होता है कौन सा काइनेमेटिक, जो हमने पहले डिस्कस किया। तो अब जो हमारे पास जो पार्ट है ये हमारे पास क्या है, डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे पास जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये हमारे पास है डायनामिक। ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करना है काज ऑफ मोशन के बारे में। मतलब इट्स अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ये भी एक ब्रांच है मैकेनिक्स की, दैट डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। तो फोर्स का इसमें हम क्या करेंगे, विचार करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास डायनामिक जो है इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टेट या मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। मतलब डायनामिक के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास काजेज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस की जाएगी। काजेज ऑफ मोशन, तो काज ऑफ मोशन, मोशन होने के रीजंस क्या है। इससे पहले हमने सिर्फ डिस्कस किया था मोशन के बारे में। अब हमें डिस्कस करना है उसके मोशन होने के रीजंस क्या हैं। उन रीजन के बारे में हमें यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस करना है। तो उन रीजन में पहला जो टर्म है हमारे पास फोर्स है क्या, बेसिकली जैसे हमने कहा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो अब फोर्स का काम क्या है, फोर्स एक एजेंट का काम करती है जो किसी भी चीज की स्टेट को चेंज करने में हेल्प करती है। फोर्स क्या है, द एजेंट दैट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो मोशन में आएगी। एंड यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है पर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उसको मोशन में चेंज लेके आ सकती है। अगर हमें उसको एक्सेलरेट करवाना है, उसकी एक्सेलेशन को बढ़ाना है, तो हमें उसके ऊपर फोर्स एक्ट करनी पड़ेगी, तभी उसकी एक्सेलेशन प्रोड्यूस होगी। तो मतलब फोर्स एक किस्म का एजेंट है जो किसी भी स्टेट को चेंज करने में हमें हेल्प करती है। अगर रेस्ट में है तो मोशन में आएगी, मोशन में तो रेस्ट में आ सकती है, मोशन उसकी बढ़ भी सकती है। तो इस इन अदर वर्ड हम ऐसे भी कहते हैं फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द पोजीशन। मतलब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करना, अगर हमें एक ऑब्जेक्ट है इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो भी हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। या उसकी स्टेट चेंज करनी है या उसकी शेप चेंज करनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, फोर्स अप्लाई करते हैं। सिंपल वर्ड हम इसको फोर्स को कह सकते हैं, दिस इज नॉन द पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। तो इट मूव द ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उसको मूव करने के लिए इस्तेमाल होती है, या किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए भी इस्तेमाल होती है। और फोर्स जो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और देयरफॉर इज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। इस वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसका डायरेक्शन होता है। तो फोर्स का जो फार्मूला हमारे पास क्या है, फिजिकल टू एम ए। और ये फार्मूला हम ड्राइव करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से। हम इसको ड्राइव करेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ है तो उससे हम इसको ड्राइव करते हैं, जो हमारे पास लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहा जाता है, जिसमें हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स है, एक्सेलरेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इन दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एफ अपॉन एम। तो यहाँ पर कांस्टेंट हमारे पास आएगा, कांस्टेंट के की वैल्यू हम 1 रखते हैं, तो ये इक्वेशन जो हमारे बन जाएगी ए इज इक्वल एफ अपॉन एम। इसको फर्दर अगर लिखें सिंप्लीफाई करके तो ये जो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी क्या, दिस इक्वेशन रीराइट एज ए, इस इक्वेशन को हम रीराइट कर सकते हैं। हमारे पास क्या, एफ फिजिकल एम ऊपर जाएगा तो एफ फिजिकल क्या हो जाएगा, एम ए। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई फोर्स की। तो फोर्स की जो फार्मूला है, एफ फिजिकल एम ए, और मास का यूनिट है किलोग्राम, और हमारे पास एक्सलेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है क्या हो गया, हमारे पास यूनिट हो गया किसका, फोर्स का हो गया। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर है, न्यूटन के इक्वल है। तो न्यूटन भी इसका सही यूनिट है, और दूसरा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसमें सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स जो है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो क्या है, हमारे पास डाइन है। डाइन जो बड़ा होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है, ग्राम सेंटीमीटर। और 1 न्यूटन जो होता है वो बराबर होता है 10 पावर 5 डाइन के बराबर है, क्योंकि डाइन एक छोटा यूनिट है।
और न्यूटन एक बड़ा यूनिट है। तो 1 न्यूटन जो है वो हमारे पास क्या है, सीजीएस का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। तो उसके अंदर हम फोर्स का यूनिट क्या यूज करते हैं, डाइन यूज करते हैं, और ये बराबर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल है। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कि हमारे पास जो है डायनामिक के बारे में डिस्कस किया। तो हमारे पास में हमारे पास न्यूटन। अब न्यूटन को अगर हम फर्दर डिफाइन करें, न्यूटन को अगर हम फर्दर डिफाइन करें तो हमारे पास जो है, तो न्यूटन को अगर हम फर्दर देखें तो हमारे पास न्यूटन किसके बराबर, 1 न्यूटन इज अ फोर्स। 1 न्यूटन एक फोर्स है विच प्रोड्यूस एक्सलेशन ऑफ, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसका मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है हमारे पास, 1 किलोग्राम है। अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कितनी एक्सलेशन प्रोड्यूस हो, इसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेशन जो प्रोड्यूस हो। तो इतनी एक्सलेशन के साथ जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो इसकी जो फोर्स होगी दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मास है, और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ मूव कर रहा है, इट मीन इसके ऊपर जो फोर्स लगी दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन फोर्स एक्चुअली। तो इस तरह से आप न्यूटन को डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन द 1 न्यूटन इज द फोर्स which produce acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in a body of mass is 1 kg। जिस बॉडी का मास 1 kg है उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेशन प्रोड्यूस हो, तो उसको हम कह सकते हैं इसके पे जो फोर्स लगे दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन। जैसे अभी मैंने कहा था कि न्यूटन जो है बराबर है किसके, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो है डाइन जो है सीजीएस यूनिट है जो बराबर आपके पास किसके, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। और 1 न्यूटन जो है 10 पावर 5 डाइन के बराबर है, और जो है 1 डाइन जो है हमारे पास बराबर होगा 10 पावर -5 न्यूटन। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक डाइन जो हमारे पास कौन सा यूनिट है, डाइन में हमारे पास सीजीएस यूनिट है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम के अंदर डाइन का यूनिट है, जो डाइन किसका है, फोर्स का यूनिट यूज होता है सीजीएस सिस्टम के अंदर। उसके बाद हम फर्दर जो डिस्कस करना है, तो ये हमने डिस्कस किया फोर्स के बारे में। अब फोर्स को फर्दर अगर हम डिफाइन करना चाहें, इससे पहले हम मोमेंटम डिस्कस करते हैं, फर्दर इसको दूसरी डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कस करें, वो ये भी जहन में रखें। तो फोर्स बराबर एम ए के, अगर मास हमें फाइंड करना है तो हम एफ अपान ए करेंगे, अगर हमें एक्सलेशन फाइंड करनी है तो हम क्या करें, एफ अपान एम करेंगे। तो एम यहाँ पर मल्टीप्लाई, उधर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ सकता है। अगर आपको मास और एक्सलेशन गिवन दी हुई है तो आपको फोर्स फाइंड करने को बोल सकता है। अगर मास दिया हुआ है तो अगर फोर्स और एक्सलेशन दी हुई है तो आपको मास फाइंड करने को बोल सकता है। अगर एक्सलेशन मिली हुई है तो फोर्स अपॉन मास करके आप एक्सलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास मोमेंटम। अब मोमेंटम वर्ड से ही हमें पता चलता है, मोमेंटम का मतलब है मोशन। मोमेंटम का मतलब क्या है, मोमेंट। कोई बॉडी अगर हरकत कर रही है मतलब उसका क्या होगा, हमारे पास मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम हमारे पास क्या है, बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, जिससे हम पी के साथ, पी के ऊपर एरो देते हैं, एरो देने से हमें पता चलता है मोमेंटम जो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम जो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो द क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेज बाय बॉडी, जो क्वांटिटी हमारे पास मोशन की हो, जो बॉडी पजेज कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहा जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है और वो मूव कर रहा है, इट मीन इट हैज सर्टेन मोमेंटम। अगर उसके पास कुछ वेलोसिटी है तो उसका मोमेंटम होगा। और मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा। मोमेंटम का जो डायरेक्शन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब जिस तरफ वेलोसिटी होगी, जिस तरफ बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में उसका क्या होगा, मोमेंटम होगा। द क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेस्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम कह सकते हैं, या प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम जो है मास इंटू वेलोसिटी, वो मोमेंटम की सिंबल क्या है हमारे पी है, और मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम डिपेंड किस पे करता है, अगर मास ऑफ बॉडी बढ़ाएंगे तो भी मोमेंटम बढ़ेगा, और वेलोसिटी ऑफ बॉडी बढ़ाएंगे तो भी हमारे पास मोमेंटम इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास मास है m1 जो 2 किलोग्राम है, अगर इसकी जो वेलोसिटी है v1 हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड है, तो मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम बराबर है p इजिकल एम वी। तो p इजिकल एम वी हमारे पास का क्या है, मोमेंटम है। तो मोमेंटम इसको क्या होगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 4। तो मोमेंटम कितना होगा, 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और क्योंकि मास का यूनिट है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो इसका यूनिट हुआ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगा।
और इसको हम न्यूटन सेकंड के बराबर भी कह सकते हैं। कैसे कहेंगे न्यूटन सेकंड, क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड तो है, इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे किसको, सेकंड अपॉन सेकंड। तो सेकंड अपॉन सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड इंटू सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो बराबर हमारे पास क्या है, न्यूटन सेकंड के बराबर हो गया। क्योंकि सेकंड हमने सेकंड अपॉन सेकंड हमने यहाँ पर क्या किया, सपोज किया है, तो सपोज करने से हमें इसका यूनिट मिलेगा न्यूटन सेकंड। तो न्यूटन सेकंड भी यूज करते हैं या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा होगा सीजीएस यूनिट का क्या होगा, डाइन सेकंड होगा। ठीक है। और मोमेंटम हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे मैंने कहा मोमेंटम मास पे डिपेंड करता है वेलोसिटी। अभी यहाँ पर हमने मास लिया था 2 kg और वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, तो हमारे पास मोमेंटम आया 4 किलोग्राम। अगर हम मास को इंक्रीज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मास को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंक्रीज करने से हमारे पास क्या होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल हम मास को इंक्रीज कर दें, तो इंक्रीज करने से मोमेंटम में भी चेंज आएगी। अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज करने से हमारे पास क्या होगा, सपोज करें मास m2 जो है हमारे पास कितना है, 4 किलोग्राम है, वेलोसिटी हम सेम रखते हैं, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो हमारे पास मोमेंटम कितना होगा, P2 जो बराबर होगा 4 इंटू टू, 4 इंटू टू क्या होगा, 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो मास बढ़ाने से मोमेंटम जो है इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ाने से भी इंक्रीज हो रहा है। और ये जो है हमारे पास एक सिंपल प्रोडक्ट है, ये क्या है, हमारे पास एक सिंपल प्रोडक्ट है जिससे हमें क्या मिलता है, मोमेंटम को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। या मोमेंटम की दूसरी डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं, मोमेंट क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, या फिर क्वांटिटी ऑफ मोशन पॉसेस्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो उसके बाद हमारे पास फर्दर जो है उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें स्कोर मोमेंटम की इक्वेशन जो है पी इज इक्वल एम वी है। अगर हमें वी फाइंड करना है तो पी अपॉन एम करेंगे, अगर हमें एम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, पी अपॉन वी। तो इस तरह से हमारे पास जो है हम वैल्यू को फाइंड करें, क्योंकि एम यहाँ पर डिवाइड में मल्टीप्लाई, इधर क्या होगा, डिवाइड होगा, पी अपॉन एम, और एम फाइंड करना है तो पी अपॉन वी। तो इस तरह से हम इक्वेशन को रीअरेंज करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर जो हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास है इम्पल्स। क्योंकि अब क्योंकि हमने बात की मोमेंटम की, तो मोमेंटम को यूज करते हुए ये फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, क्योंकि फोर्स जो बराबर होती है एम ए के। ठीक है। तो फोर्स जो एम ए के बराबर है, तो फोर्स का एम ए, और एक्सलेशन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा है कि चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को मैं लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर, वहां से आप इसको देख ले। ए इज इक्वल वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो एक्सलेशन जो हमारे पास बराबर है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो अगर इसको हम रीअरेंज करें तो हमारे पास ये एम वी एफ, इसको मल्टीप्लाई करें एम वी एफ, और ये हो जाएगा एम वी आई डिवाइड बाई टी। अब ये फाइनल वेलोसिटी है, तो इसका मोमेंटम कौन सा होगा, फाइनल मोमेंटम होगा, और उसका मोमेंटम होगा इनिशियल मोमेंटम। तो फोर्स जो बराबर होगी किसके, पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो हमारे पास किसके बराबर है, फोर्स के इक्वल होगा। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो है आप ऐसे कह सकते हैं, जब चेंज इन मोमेंटम आता है तो उसको भी हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो डेफिनेशन फोर्स की हमने एक ही पढ़ी डेफिनेशन के रेट ऑफ, हमने पहली डेफिनेशन जो पढ़ी है उसमें हमने ये कहा, इट्स एजेंट विच चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब ये किस्म का एजेंट है जो किसी भी स्टेट को चेंज करने में हमें क्या करता है, हेल्प करता है। दूसरी डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ change in momentum, the rate of change in momentum is called force. The rate of change in momentum is called force. जब मोमेंटम में चेंज आती है मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन चेंज हो रही है, अगर क्वांटिटी ऑफ मोशन चेंज हो रही है तो मतलब मोमेंटम में चेंज आ रही है, चेंज आने से होगा हमारे पास क्या, फोर्स के बराबर है। तो इस तरह से हम इस फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इम्पल्स फोर्स। इम्पल्स फोर्स व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा पर वो थोड़े टाइम के लिए बॉडी पे एक्ट करेगी। अगर थोड़े टाइम के लिए बॉडी पे एक्ट कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, मतलब ऐसे भी कह सकते हैं, द लार्ज क्वांटिटी ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी फॉर वेरी स्मॉल टाइम। मतलब क्वांटिटी ऑफ फोर्स बहुत ज्यादा हो पर जो फोर्स लग रही है वो लॉन्ग टाइम के लिए लग रही है। तो हमारे पास क्या होगा कि व्हेन ए फोर्स एक्ट इन बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इज नोन एज इम्पल्स फोर्स। तो उसको हम इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स जो बेसिकली क्या है कि प्रोडक्ट है किसकी, फोर्स एंड टाइम की।
फोर्स एंड टाइम की प्रोडक्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहा जाता है। इम्पल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स इसी फार्मूले से फाइंड आउट होती है, जैसे हमने अभी फाइंड किया ना फार्मूला रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो हमारे पास फार्मूला है एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। तो अगर हम एफ टी ऊपर लेके जाएं तो हमारे पास ये इम्पल्स के बराबर, इम्पल्स बराबर होगी चेंज इन मोमेंटम। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, आई इजिकल एफ टी बराबर है चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स आपके पास बराबर है चेंज इन मोमेंटम के बराबर, नॉट ओनली मोमेंटम, इट इज ए चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा पी है, डेल्टा पी का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा पी का मतलब है आपके पास चेंज इन मोमेंटम। तो ये हमारे पास क्या है, चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो डेल्टा पी जो हमारे पास क्या है, चेंज इन मोमेंटम में। तो इम्पल्स फोर्स जो बराबर है चेंज इन मोमेंटम की। तो इसका यूनिट हमारे पास क्या होगा, एस आई यूनिट ऑफ इम्पल्स फोर्स। फोर्स का यूनिट न्यूटन है और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो न्यूटन सेकंड या फिर किलोग्राम, क्योंकि ये बराबर है मोमेंटम के, चेंज इन मोमेंटम के। तो हमारे पास का यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इम्पल्स फोर्स फाइंड करने के लिए या तो आप यहाँ पर दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हो, या आई इज इक्वल टू आप करोगे एफ इंटू टी, तो अभी आपको इम्पल्स फोर्स मिल जाएगी। या फिर आपके पास क्या करना है, यहाँ पर इम्पल्स फोर्स बराबर है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब है कि आई इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो ये हमारे पास एम वी आई, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स फोर्स जो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजिक्स विथ लॉ।